स्वागत करावे। ये दोनों मैडम कायनात जी और दोनों बच्चियां को युवा संसद में जोड़ा तालियां की तरफ से और कपिल जी का कपिल जी का माध्यम मार्गदर्शन करने का कार्यक्रम और सभी जो भी आप लोग मेरे भाई बहन भाई बहनों की लड़कियां हैं सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने कपिल जी से पूछा कि यार 3 दिन में जो ट्रेनिंग हुई है उसका विषय क्या था, उन्होंने बताया कि जो भी हमारे स्टूडेंट आए हैं यहाँ पर ग्रामीण परिवेश से आए हैं और मेनली जो कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, आपकी फील्ड विजिट भी करवाई गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेनिंग में आना। आप ट्रेनिंग में आए, एक दूसरे से मिले, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है, आप किसी भी सेक्टर में रहें, प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें या बिजनेस करें, आपकी जब कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, तो कॉन्फिडेंस होगा तो आगे जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आगे जो काम है वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। जब आप सामने वाले को अपनी बातों से एग्री कर लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर सामने वाले तक किस माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं, और जो आप अपनी बात कह रहे हैं वो सामने वाला उसी भाव से उस बात को समझ पा रहा है। तो कम्युनिकेशन ये चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स रहती है, इनका बहुत रोल रहता है, हमारे करियर में बहुत योगदान है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, और कॉन्फिडेंस जब आपका हाई होता है तो आपको हर क्षेत्र में आपको आसानी होती है उस चीज़ को आगे बढ़ने की। तो मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ कि आप ग्रामीण परिवेश से स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भविष्य में आपको लगेगा कि जो आपने ट्रेनिंग की है इसका आपके करियर में योगदान रहेगा, और इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। इससे क्या रहता है, आपके विचारों का आदान प्रदान होता है, जो टीचर्स आते हैं, फैकल्टी आती है, वो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट रहती है, उनको छोटी छोटी बारीकियाँ पता रहती है हर सब्जेक्ट के बारे में जो आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग से आप कुछ ना कुछ नया ही सीखते जाएंगे, आपकी नॉलेज में कमी नहीं आएगी बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और जो कि आपके करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना आप सबको मेरी तरफ से बहुत जैसे अभी थोड़ा सर से बातचीत हो रही थी कि भ्रूण हत्या होती है तो उससे लोग अवेयर नहीं है, या तो उसमें गलती है महिला की, या तो उसमें गलती है परिजन की या गार्डियन की, तो उनको अपसंगा किया और उसे मतलब मार के भगा दिया। तो अब ये मानसिकता जो गंदी मानसिकता है महिलाओं के प्रति की बच्चियां हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे, तो हम दोनों को कैसे राइट में ये कहा गया है संविधान में कि बेटा बेटी एक समान, बेटा हो आइए या लड़का हो लड़की हो सॉरी, तो वो एक समान है। तो हम इस जो गंदी मानसिकता को अपने समुदाय से, मतलब गांव से या शहरीकरण में है या अपने राष्ट्र में है, तो इसको हम कैसे दूर करेंगे या उन्हें कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे मतलब समझाएंगे उन्हें, महिलाओं को या उनके परिजनों को, ये सवाल है मेरा। उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करें, कैसे दूर करेंगे। आपने कुछ सीखा यहाँ पर है ना कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिला अगर कोई क्राइम घटित हो रहा है हमारे आसपास तो उनको पुलिस तक पहुँचाना चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आसपास अपने परिवार, ना केवल अपने परिवार में बल्कि आसपास जो आपकी सोसाइटी है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या आपकी नजर में आती है तो उसको पुलिस तक पहुँचाएं। हम शुरुआत लास्ट की हम सोचे, लेकिन शुरुआत खुद से करें, अपने आसपास से करें। अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर वो ही इस बात की शपथ ले लें या अपने आप में ये एक सोच ले कि हम
अपने आसपास कुछ भी गलत नहीं होने देंगे तो काफी हद तक समाज में सुधार होता जाएगा। जब आप सोचेंगे, आप अपने परिवार को अवेयर करेंगे, आपका परिवार जो है वो अन्य लोगों को अवेयर करेंगे, इस तरह से सोसाइटी में बढ़ता जाएगा और अपराध में भी कमी आएगी। तो इसकी जागरूकता एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जागरूकता आप अपने लेवल पे भी करें और इसके अलावा पुलिस विभाग की तरफ से भी महिला संबंधी अपराधों में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं, आपको तो पता है। साथ में चाइल्ड हेल्पलाइन भी होती है, तो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम थानों के माध्यम से जिला स्तर पर चलते रहते हैं। आप लोग जो यूथ आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग का ये केवल आपको जो सीख के जा रहे हैं यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आपका ये है कि हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं जो चीज है उसको हम अपने आसपास गांव में अपने भाई बहनों को, माता पिता को, अपने आसपास सभी को बताएं, सभी को अवेयर करें। क्लियर है? थानों में दिखाई नहीं देती, एक्चुअली हम जानने की भी कोशिश की तो अभी जितना तारीख में रहते बोले वो यहाँ रहते हैं, तो उसका हम कैसे थानों में पहुँचे और उसके उन जो हमारे साथी रहते हैं, कर्मी रहते हैं, पुलिसकर्मियों को मतलब गाँव में इस जानकारी को पहुँचाना हो के लिए तो थानों तो ये सारी ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बता देना, किस थाने में नहीं मिला, मैं उस थाने की आपको नाम और उस व्यक्ति का नंबर दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रकरण आता है जैसे टाइम पे, तो तुरंत वो व्यक्ति अगर सब उसको नहीं कर रहा है ठीक ठाक काम, वो प्रकरण की जांच ठीक से नहीं कर रहा है, तो फिर अपन एक पहली सीढ़ी है मैडम, जिनसे बात कर सकते हैं। जिनके बाद एडिशनल एसपी हैं, एसपी सर हैं, ये हमारी सीढ़ी है, उनसे हम बात कर सकते हैं कि इस थाने पे ये बाल बच्चे के साथ अपराध घटित हुआ, ये इस तरीके का प्रकरण था, लेकिन ये अभी तक इसकी जांच नहीं हो पाई। इतने घंटे में इसकी जो केस डायरी आना थी या वो 60 दिन के अंदर उसका डिस्क्लोज होना था, वो नहीं हुआ है और जांच के अवधि जो निर्धारित अवधि है वो अवधि में तय नहीं हुई है, तो वो बात हो गई। जी एक्चुअली हमारे लिए ये बताया गया है कि बच्चों की दिल्ली में जो कमेटी है वो गठित है, वो कार्य करती है बच्चों के लिए। सर आप कर रही है, कौन सी है? जो क्राइम की सीडब्ल्यूसी ठीक है। और विधि के विवादित बच्चों के लिए कौन सी समिति है? जेजे बोर्ड, किशोर न्याय अधिक बोर्ड है। ठीक है। ये दोनों जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जेजे बोर्ड है, वो अलग है, सीडब्ल्यूसी अलग है। लेकिन सीडब्ल्यूसी के पास कौन लाएगा उस बच्चे का प्रकरण? वो तो वो संबंधित थाने का एसएपीयू का अधिकारी लाएगा नहीं। तो आप वो बात, हाँ वो दो तीनों चीजें अलग अलग है। ठीक है। विधि विवादित बच्चे जाएंगे उसमें, सीडब्ल्यूसी के पास जाएंगे जरूरतमंद बच्चे जो जिसको नीड है किसी भी चीज की, चाहे वो आवास की हो, उसको सुरक्षा की हो, उसको अन्य चीजों की, तो वो अपन और बात कर लेंगे। मैडम परीक्षा अपनी में आ जाओ ऐसी अपेक्षा के साथ कि आगामी समय में किसी प्रकार का स्नेह और मार्गदर्शन आपका मिलता रहेगा। और मध्य जी से निवेदन करूंगा कि मैडम को स्मृति स्वरूप आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए उन्हें एक पौधा जो है वो स्मृति स्वरूप भेंट करें। बहुत आभार को मार्गदर्शन करने का मैंने यहाँ ज्वाइन करा था 2020 9 जनवरी को मेरी मुलाकात हुई। पहले प्रोग्राम में हम लोग जो युवा अपना सप्ताह चलता है 19 जनवरी मेरे ऑफिस में सबसे मेरी मुलाकात हुई। 2020 से लेकर 2023 जनवरी आ गया है, तब से लेकर यही सेम मार्गदर्शन वाली जो चीज है वही मेरे साथ है कि अगर मुझे कभी कोई इश्यू आता है और मुझे अगर देखना लगता है कि यार ये चीज किससे होती है तो मैं बेझिझक वहाँ पर बुला लेता हूँ और वो अच्छे से गाइड भी कर देते हैं। पहले ये मेरे मेंटर या मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं और हर एक प्रोग्राम में सिर्फ एक फोन लगाने की जरूरत होती है।
और सब सहयोग करने के लिए धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में जिनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, आदरणीय प्रोफेसर आदरणीय रामनिशन राय जी, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और पूरे युवाओं को जिले भर में बांध के रखने वाले हमारे एनर्जेटिक यूथ ऑफिसर शर्मा जी और प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आज हम सब अपना 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, नेहरू युवा केंद्र जिले का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल और केवल युवाओं के चारित्रिक विकास, उनके नैतिक विकास, उनके चौमुखी विकास की बात है। चाहे आपकी बौद्धिक प्रतिभा की बात हो, चाहे आपकी शैक्षिक कुशलता की बात हो, चाहे आपके अंदर छुपी किसी नैसर्गिक प्रतिभा की बात हो, सबको तलाशना और तराशना, ये दोनों काम नेहरू युवा केंद्र अखिल भारतीय स्तर पर कर रहे हैं। जब नेहरू युवा केंद्र नहीं हुआ करता था तो जो स्कूली बच्चे होते या महाविद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, तमाम प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके जहाँ उनको पहुँचना चाहिए उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचना। लेकिन ऐसे ग्रामीण युवा जिनके लिए कभी ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं होते थे, जो पढ़ते भी नहीं थे कि उनको महाविद्यालय विद्यालय के माध्यम से किसी मंच तक पहुँचने का अवसर मिल जाए, तब भारत सरकार के पहले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, बाद में फिर यूथ अफेयर्स एंड स्कूल डिपार्टमेंट में इसको शामिल किया गया नेहरू युवा केंद्र को, और तब से लेके अब तक अनवरत रूप से इस क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है। जो लोग जुड़े हैं, आप लोग इस क्षेत्र में जुड़े हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि किस तरह नेहरू युवा केंद्र हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत करने का काम करता है। आज मैं यहाँ इस मुकाम पर तो जैसा कि सर बता रहे थे कि कार्यक्रमों में उपस्थित होना और ये सारी चीजें जो होती है, उसमें मैं आपको बेझिझक ये शेयर करना चाहूंगा कि नेहरू युवा केंद्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। हमारे अनुज बैठे हैं रामनिशन राय, इन्होंने सीतापुर युवा मंडल बनाकर दतिया में अपनी शुरुआत की थी समाज सेवा के क्षेत्र में। बाद में जिले का पहला इनका युवा विकास केंद्र बना, पहला, और इसके बाद आज जिले की ये अग्रणी समाज सेवी संस्था को लीड करते। अगर जिले से एक समाज सेवी की जरूरत पड़े तो उसमें रामनिशन राय मेरे बगल में बैठी है मेरी बहन बेटी मान लो साइमा। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा अवसर है महिलाओं में फीमेल कैटेगरी में जिन्होंने यूथ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया है प्रदेश को, ये भी नेहरू युवा केंद्र की समीक्षा जो आप देख रहे हैं, ये समीक्षा तो मेरे देश और भारत में, मध्य प्रदेश और भारत में नेहरू युवा केंद्र का दतिया का नाम गौरवान्वित किया। तो ये आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि नेहरू युवा केंद्र कितने ऊंचाइयों तक आपको ले जा सकता है। बस आवश्यकता ऐसी है कि आपको खुद अपनी इच्छा के साथ, आपको किसी ने कहा चलो एक कार्यक्रम में और आप आ गए, जब तक आप मन से नहीं जुड़ेंगे, अगर प्रेशर आपने किसी को दिया, हमने कोई कार्यक्रम रखा है भाई चलो आज चलिए, बहुत होता है यार आ जाओ जरा कार्यक्रम है 10 मिनट रुकेंगे बस, अगर जबरदस्ती से आए हैं आप तो फिर आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगर आप किसी आर्थिक लाभ के मकसद से आए तो आपको कुछ हासिल होने वाला है। अगर वाकई आप अपने आप को सुधारने के मकसद से आए तो आपके लिए बहुत, आपके अंदर खुद आगे बढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, खुद अपने उभरने की करता रहे जो कोशिश उस डूबने वाले पे हंसता है, तो आपको खुद ऊपर उठने का प्रयास करना, तब हम आगे बढ़े। आज आप देखते हैं कि सारी दुनिया युवाओं की ओर देख रही है, क्यों आपको पता है? इसलिए कि दुनिया में अभी तक जितनी भी सोशल रिफॉर्म्स हुए, जितनी भी सामाजिक परिवर्तन हुए, जितनी भी सामाजिक क्रांतियां हुई, जितने भी सुधार कार्यक्रम हुए, उन सबको गति देने में, चाहे आप 1857 की क्रांति पर नजर या और दूसरी क्रांति पर आप दृष्टिपात करिए, आप देखेंगे कि उसमें युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है
कि हम दुनिया के सबसे युवा देश के नागरिक, आज की तारीख में भारत विश्व का सबसे युवा देश। युवा देश से मतलब समझ देश युवा कैसे हो सकता है, बताएगा आप मुझे? भारत कैसे विश्व का सबसे युवा देश है? सागर में बोले नहीं आया कपिल सर ने कहा था कि आप आया था तो क्या ऑलरेडी दुबे सर पहली रामलीला जन सारे सभी युवा मैं कृषि विज्ञान के लिए कल तो बोल नहीं पाया अपनी ओर से मेरे पूरे परिवार कृषि विज्ञान के अभियान पर्सन और इससे हमें जो है कि आप लोग युवाओं के लिए काम करते हैं, ग्रामीण व शहरी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करते हैं, उसमें युवाओं के लिए बहुत कार्यक्रम हमारे पास। और ये नेतृत्व विकास मुझे लगता है करेंगे। नेतृत्व विकास क्यों किया जाता है ये आपने सुना होगा और इससे क्या फायदा होगा। सरकार जितने सभी युवा हैं उनका एक ही कार्य है, देश का विकास, हमारे समाज का विकास। सभी की कार्य करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब टारगेट की बात आती है तो सिर्फ ये भी आता है कि हमारे समाज के विकास कैसे हो विभिन्न क्षेत्रों में। तो उसमें कृषि क्षेत्र भी आता है और कृषि क्षेत्र प्रधान सरकार का टारगेट है और होना भी चाहिए, क्योंकि 65% हम इसी में कृषि पे निर्भर है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, अगर कृषि नहीं होती, वैसे तो कोरोना काल में सभी सेक्टर बंद थे, अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर काम कर रहा है। दूसरा, हम कृषि में सशक्त नहीं होते तो हमारी 2-3 साल से हम लोग खिला रहे हैं, खिला नहीं पाते। आज भी हमारे पास इतनी क्षमता है कि अगर 3 साल लगातार हम कुछ पैदा नहीं है तो भी हम अपने समाज को, हमारी जो जनसंख्या को दे सकते। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। आप लोग यूथ हैं, हम लोग यूथ के लिए भी काम करते हैं। अभी जो देखा जा रहा है शहरीकरण, से शहरीकरण हो रहा है, तो हमारी जो जमीन है उसको जा रही है, हमारे जो यूथ है वो शहर की ओर भाग रहे हैं। तो आपका नेतृत्व जो है इस जो पलायन हो रहा है इसको रोक सकता है अगर हम लोग चाहें तो। सर ने जैसा कहा कि हम अपने आर्थिक स्वार्थ जो स्वार्थ है तो अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उसको दूर रखते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं और इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई यूट्यूब पे पढ़ के जैसा ये हो सकता है, अमीर हो सकता है, लेकिन अगर जमीन पे जाओगे तो परेशानी आएगी। तो आप लोगों के लिए, यूथ के लिए सरकार के पास एक प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, उसमें सरकार आपको आर्थिक सहयोग करती है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हम चला सकते हैं या अपना खुद का उद्यमशीलता के लिए उद्यम खोल सकते हैं। उसमें जब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जमीन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, छोटे से स्थान में आप उसको अपना जो उद्योग वो चला सकते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो यूथ हैं जो शहर की ओर भाग रहे हैं उनको हम रोजगार दे सकते हैं, आपको खुद रोजगार मिल सकता है। तो ये सारी चीजों का उपयोग आप लोगों ने जो बताया उसमें तो करना ही, लेकिन इस तरफ भी आपको देखना है, ठीक है। बहुत सारे कार्यक्रम में हम बिना जमीन के, बिना मिट्टी के हरा चारा उगा सकते हैं। उसमें मिट्टी की जरूरत नहीं, जमीन की जरूरत नहीं, पानी से सर उसके लिए सरकार आपको लोन दे सकती है। समझे? बिना जमीन के हम मशरूम की खेती कर सकते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। जो बिना जमीन के हम हमारा जो फ्रूट्स, जो हमारे जो सब्जी और हर जो उत्पादन होता है उसका सिर्फ 2% की प्रोसेस होता है, 98% हम खाते हैं या उसमें से कुछ नष्ट होता है। अगर उसको उल्टा कर दें 98% तो हमारे जो सबको रोजगार मिलता है। फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे आप उसमें देख सकते हैं और उसको लोन मिल सकता है, आप अपनी यूनिट स्थापित कर